सबसे पहले क्या करो सब लोग, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे देखो। सी सब लोग ना ये एम, और सब लोग एम लिख लो। डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम बाद में बनाओ, जब आप मैनुअल में एक्चुअल में बनाओगे ना। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, सबको एम दिख रहा है, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? यस सर। अरे थर्ड है कि तो सब फर्स्ट? लोग, ये एक्चुअली थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट हमारा हो चुका है कॉलेज में। जो लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन अरेंजमेंट करेंगे। ओके, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है ये। उसका एम लिख लो, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायग्राम मत ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ मत करो, खाली एम लिख लो उसका। डायग्राम के लिए हम लोग बाद में मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर अभी लिखना है क्या? हाँ, ये लिख लो ना, एक स्टेटमेंट लिखो, आपके नोटबुक में लिखो, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। To determine the angle of repose. Second M, to determine the angle of repose. ओके, हो गया सबका ये कंप्लीट? टू डिटरमाइन द एंगल हाँ ऑफ सर। रिपोज। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, एवरीवन राइट दिस ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, वेट ऑफ द ट्रॉली लिखो। पहला स्टेटमेंट जो लिखा है देखो यहाँ पे, वेट ऑफ द ट्रॉली 186 ग्राम। ये सब क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। वेट ऑफ द ट्रॉली लिखो, वेट ऑफ द ट्रॉली 186 ग्राम। वेट ऑफ द पैन लिखो, वेट ऑफ द पैन 26 ग्राम। Weight of the pan is 26 gram. Okay, weight of the pan is 26 gram. सर ट्रॉली का 18.6 है, 186 है। 186 ग्राम है, 186 ग्राम। ओके, ओके नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके अंदर कुछ लिखो मत, हम लोग अभी रीडिंग देखेंगे कैसा हो जाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, सीरियल नंबर है पहला। सेकंड कॉलम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेकंड कॉलम इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। थर्ड कॉलम weight of the trolley plus applied weight in the trolley, weight of the trolley plus applied weight in the trolley. Third column. Fourth column, weight of the pan plus weight applied in the pan. टोटल वेट, कैपिटल वी मतलब टोटल वेट, पैन का वेट भी पकड़ने का और उसके अंदर कितना वेट रखा है वो दोनों का मिला के कैपिटल पी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, अभी ये क्या रहता है हम लोग डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, ये म्यू आपको पता रहेगा, आपने यूज किया रहेगा कभी कभी मैथमेटिक्स में। ग्रीक लेटर अल्फा बीटा जैसे रहता है, अल्फा बीटा गामा, वैसे एक लेटर है म्यू। इट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी तक आपने क्या लिखा, वेट ऑफ द ट्रॉली 186 ग्राम, वेट ऑफ द पैन 20 ग्राम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल विच इंक्लूड्स 6 कॉलम्स आर देयर, एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला। वो प्रोसीजर मत लिखो, प्रोसीजर लिखो मत कुछ भी, यू जस्ट राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट म्यू।
अभी वो जो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो अभी आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, उसके लिए एटलीस्ट इक्विलिब्रियम का जनरल जो एफबीडी है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके क्लास पे अभी तक हुआ नहीं है, आपका सपोर्ट रिएक्शन अभी खत्म हुआ है ना। तो वो जो पार्ट है हम लोग जब लेक्चर चालू रहेगा तभी मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, वो क्या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है, 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा, सॉरी पी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा, p minus w sin theta divided by w cos theta. This is nothing but the formula to calculate mu. And angle of repose is denoted by phi. Phi, ठीक है, जैसे पाई रहता है पाई फाई, वैसे ही ये फाई जो है इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भी कंसेप्ट हम लोग फ्रिक्शन के टाइम पे देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। प्रोसीजर नहीं लिखना है ना सर? नहीं प्रोसीजर मत लिखो, प्रोसीजर मत लिखो। हो गया सबका ये कंप्लीट? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी तक आप लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में आइडिया देता हूँ। देखो अभी सबसे पहले जो है फ्रिक्शन चैप्टर है, फ्रिक्शन। तो जनरली फ्रिक्शन क्या रहता है, कोई बता सकता है? फ्रिक्शन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बताओगे तो क्या रहता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों अलग कंसेप्ट है। घर्षण। घर्षण, बरोबर। तो उसको हम लोग क्या मतलब क्या बोल सकते हैं इन जनरल? ऑपोजिंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स, करेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स अगर बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ ऑपोजिंग फोर्स, मतलब मोशन को जो फोर्स ऑपोज करता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। ओके, और उसको एग्जैक्ट फ्रिक्शन फोर्स में डिफाइन करना है तो कहाँ पे एक्ट होता है, कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, ये सब अगर स्पेसिफाई कर देंगे तो उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का एक्यूरेट डेफिनेशन बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, वो ऐसा फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है। अगर आप राइट में वो बॉडी को मूव करने जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में रहेगा, अगर बॉडी को लेफ्ट में मूव करना चाहोगे तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में चला जाएगा। तो इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। और जनरली फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन मतलब इन जनरल रबिंग ऑफ टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ओके, दो कॉन्टैक्ट सरफेस में जब रिलेटिव मोशन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन। अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट में, जैसे कि आपके टेबल पे अगर आपने कैल्सी रखा हुआ है या फिर मोबाइल रख दिया स्टेशनरी पोजीशन में, सपोज टेबल पे मोबाइल रख दो, टेबल के ऊपर मोबाइल रख दिया तो क्या होगा, देर इज नो फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिकॉज इट इज इन द स्टेशनरी कंडीशन। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को आप स्लाइड करोगे, टेबल के ऊपर स्लाइड करोगे, स्लाइडिंग की वजह से क्या होगा, टेबल इज इन अ स्टेशनरी पोजीशन, टेबल इज स्टेशनरी and you are trying to move the mobile on the table, so there is a relative motion at the contact surface। तो दोनों के कांटेक्ट में क्या, कांटेक्ट पे क्या हो जाएगा, वहां पे रिलेटिव मोशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, जब तक ये स्टेशनरी है नो फ्रिक्शन, आई कैन से देयर इज नो फ्रिक्शन। लेकिन जैसे आप इसको यहाँ पे फोर्स लगा दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ग्रीन कलर में जो दिखा है ना वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू, क्या बोल सकते हैं, अपोज द मोशन ना, रेस्ट्रिक्ट द मोशन और अपोज द मोशन, बराबर ना, करेक्ट ना? यस सर। ओके, तो समझ में आ रहा ना सबको क्या बोल रहा हूँ? ये बॉडी है और इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, तो इसको अपोज करने वाला फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, बराबर ना? ये फ्रिक्शन फोर्स है F और ये अप्लाइड फोर्स है B। तो फ्रिक्शन फोर्स ने बॉडी को अपोज किया, मोशन को अपोज किया, तो बॉडी कैसे रहेगा, स्टेशनरी रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कभी आपने अगर बॉडी को आपने बहुत ज्यादा ताकत अगर लगा दी, फ्रिक्शन फोर्स आपके मोशन को अपोज करेगा, लेकिन बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में आता है क्या कभी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से? हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसका रीजन क्या है पता है? बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसका एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। वो ऑब्वियसली ट्राइज टू अपोज द मोशन बट इट कैन नॉट हैव अ इनफाइनाइट वैल्यू। मतलब जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे उतना ये कंटिन्यूस बढ़ते नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज इट हैज सम लिमिटिंग वैल्यू। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो एक स्टेटमेंट सब लोग लिखो, Fs is equal to limiting
फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एस क्यों लिखा है? बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन है वो। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, एज लॉन्ग एज बॉडी इज इन द रेस्ट कंडीशन, तब तक वो जो फोर्स है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जनरली खाली फ्रिक्शन फोर्स बोला तो भी वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहता है। इसका एक मैक्सिमम वैल्यू रहता है, वो वैल्यू कितना होता है? किसी को याद है? आपने 12th में भी स्टडी किया रहेगा ये। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? ओके, तो ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज नथिंग बट म्यू इनटू एन। तो ये सब लोग लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय म्यू एन, म्यू इनटू कैपिटल एन। अब इसका मीनिंग क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, म्यू इनटू कैपिटल एन, म्यू एन। Okay, write down limiting friction force is equal to mu n, mu n. Now let us discuss what is mu and what is n. तो जैसे इसका mu क्या होता है? mu is called as a coefficient, write down, coefficient of static friction, इसको coefficient of static friction बोलते हैं। This is a very important term in the friction। आपका जो थर्ड मॉड्यूल है ना मैकेनिक्स में, वो पूरा फ्रिक्शन पे बेस्ड है। तो इसके बाद याद रखो म्यू क्या होता है, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज म्यू। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 से ज्यादा रहता है हमेशा। इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। एक से कम ही रहेगा, एक को कभी एक्सीड नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे म्यू का वैल्यू 1.1, ओके 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। म्यू का वैल्यू इट इज लेस 0.9 बोलो, लेकिन 1 से कम ही होना चाहिए। ओके, 0 से ज्यादा ही होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। म्यू इज नेवर नेगेटिव बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ये। ओके, तो ये समझ में आया सबको? म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। अभी ये म्यू क्या कहां से जनरेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो म्यू जो होता है ना, म्यू का वैल्यू जनरली एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करते हैं। सबको समझ में? म्यू का वैल्यू कैसे मिलता है? एक्सपेरिमेंटली मिलता है। अभी म्यू किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटली मिलता है मतलब क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है दो चीजों पर। डिपेंड्स ऑन, म्यू डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। ओके, पहली चीज क्या है? टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। तो टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट मतलब क्या? अगर आपने एक वुडन सरफेस लिया, सपोज ये वुड का बना हुआ है, और उसको अगर आपने ग्लास के सरफेस पे अगर रख दिया, ग्लास, तो इसका एक म्यू का फिक्स्ड वैल्यू रहता है। इट इज ऑलवेज हैविंग सम फिक्स्ड वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंट करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने वुड के ऊपर फिर से वुड का सरफेस रख दिया, वुड एंड वुड कॉम्बिनेशन, उसका एक म्यू का वैल्यू अलग रहेगा। अगर आपने मेटालिक सरफेस लिया, सपोज एल्यूमिनियम एंड वुड, इट विल हैव सम अदर वैल्यू। ओके, सो फॉर ऑल कॉम्बिनेशन देयर इज सम कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, जो कि आपको डिजाइन डेटा बुक में मिलेगा, या फिर कोई भी डेटा बुक पे जाओगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको क्वेश्चन पूछेंगे ऑन व्हाट पैरामीटर्स दिस म्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? क्या बताओगे फर्स्ट पॉइंट? टाइप ऑफ मटेरियल ना, टाइप ऑफ मटेरियल कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके, तो पहला क्या है? टाइप ऑफ मटेरियल कॉन्टैक्ट। अभी दूसरी चीज क्या है देखो, सेकेंड सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश पे भी डिपेंड करता है। सरफेस फिनिश मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बोला, सपोज एक वुड और वुड का कॉम्बिनेशन ले लिया, सपोज ये भी वुड का मटेरियल है, और ये भी, सपोज ये भी वुड का मटेरियल है। आपको एक म्यू का वैल्यू, मैंने क्या बोलता, वुड कॉम्बिनेशन के लिए, वुड एंड वुड कॉम्बिनेशन का एक म्यू का वैल्यू रहता है। लेटेस्ट से म्यू इज इक्वल टू 0.4 आया। अभी आप क्या करो, ये जो वुड है ना, उसको वर्कशॉप में लेके जाओ और उसको ये करो, आप क्या बोलते हो उसको, पॉलिशिंग करते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो रंधा मारते हैं, याद है सबको? माहिती है ना? Yes, sir. उसका सरफेस है ना, तो सरफेस फिनिश उसका एकदम स्मूथ कर दो, और या फिर उसको क्लीन कर दो। क्लीनिंग किया तो भी आपको है ना, उसका म्यू का वैल्यू ज्यादा हो, फटाफट स्लाइड हो जाएगा।
या फिर क्या करो, उसके बीच में ऑयल डाल दो, ऑयली सरफेस कर दो, ऑयली सरफेस। सरफेस फिनिश आपने चेंज कर दिया, म्यू का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब खाली टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करता, वो सरफेस फिनिश पे भी डिपेंड करता है। तो ये दो चीजों पे क्या होता है, वो वैल्यू डिपेंड होता है। ओके, तो ये म्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, व्हाट आर द टू पैरामीटर्स ऑन विच यू कैन से दैट देयर इज अ वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला है टाइप ऑफ मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल है, और वो दोनों का सरफेस फिनिश क्या है, इसके ऊपर वो म्यू का वैल्यू डिपेंड होता है। तो आपको क्या करेंगे, हम लोग दो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और बोलेंगे इनका म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आता है। तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, म्यू इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। करेक्ट है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल हाँ टू, सर। बराबर है। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें तीन तीन वेरिएबल्स है, एक तो है आपका पी है, दूसरा है डब्ल्यू, और एक थीटा है। थीटा दोनों जगह पर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो, विल टेक अ इंक्लाइन प्लेन, I will keep one block of W mass, W weight on it, and then I will apply some force on the other side of the string in the pan. एक पैन ले लूंगा मैं, एक PAN, और पैन के अंदर कुछ वेट डालूंगा, और ये सरफेस को मैं एक एंगल प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो पैन में कितना वेट डालने के बाद इसका स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट होता है। स्लाइडिंग मोशन जस्ट स्टार्ट होना चाहिए, एक्चुअल में वो स्लाइड कंटिन्यूअसली स्लाइड नहीं करना चाहिए। जो पॉइंट पे वो जस्ट स्लाइडिंग होना स्टार्ट होता है ना, वो पॉइंट पे जाके रुक जाने का और चेक करने का कि कितना वेट पैन में आ गया है। तो यहाँ से मेरे को कैपिटल पी मिल जाएगा, पैन का वेट मिल जाएगा, डब्ल्यू तो ऑलरेडी आपने सेट किया होगा, और थीटा भी आपने सेट किया होगा। ये तीनों वेरिएबल देख के ऑब्जर्वेशन से आप म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा 4-5 बार करके देखने का। 4-5 बार करने का मतलब सेम रीडिंग से नहीं करने का, हमेशा वही डब्ल्यू थीटा चेंज करने का, थीटा चेंज करने का, डब्ल्यू सेम रखने का। कभी डब्ल्यू चेंज करके थीटा सेम रखना है, कभी दोनों चेंज करो। तो डब्ल्यू और थीटा चेंज किया तो ऑब्वियसली आपका पी भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली पी डिपेंड्स ऑन व्हाट थीटा एंड डब्ल्यू आर कीपिंग, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू। तो हर रीडिंग में म्यू का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा। जैसे मैं डब्ल्यू बढ़ाते जाता हूँ, म्यू का वैल्यू बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, या फिर इज इट कांस्टेंट? कोई बता सकता है? ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, ये देखो, ये म्यू इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। तो इसमें अगर मैंने डब्ल्यू इंक्रीज करते गया तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? Decrease. विल इट डिक्रीज। डिक्रीज होगा? और कोई आंसर दे सकते सेम रहेगा पाहिजे कॉन्स्टंट। कांस्टेंट रहेगा। हो? कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। आपने अगर आप डब्ल्यू बढ़ा दिया ना, तो पी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक्चुअली ऑब्वियसली अगर आपने डब्ल्यू बढ़ाया ना, कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू इंक्रीज करने के बाद आपको पी भी चेक करना है ना, ऐसा नहीं कि पी को वही रखना है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि डब्ल्यू इंक्रीज करो और बाकी सब कांस्टेंट रखो, ऐसा नहीं बोला मैंने। हम लोग डब्ल्यू एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहे हैं, डब्ल्यू इंक्रीज होने के बाद मैं पी चेक कर रहा हूँ, तो पी भी इंक्रीज ही करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट रहता है, थोड़ा वेरिएशन आता है उसमें, बट वो वैल्यू 0.34 0.33 ऐसा एकदम सेम आता है, और बाद में उसका एवरेज लेके हम लोग वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डब्ल्यू पी और थीटा ये कैसे अरेंज करने का, उसके लिए एक वीडियो मैंने आपको भेजा है, वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ उसका ऑडियो रन नहीं होगा, खाली आपको जस्ट पिक्चर देख लो और हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। आप बाद में भी आराम से देख सकते हो उसको। एक्चुअली क्या करता है, मेन जो है ना, वही पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। सेम अपैरेटस अपने कॉलेज में भी है, आप कभी अगर आ जाओगे ना, घूमते घूमते आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा उधर। ये देखो, सी दिस इज अपैरेटस। ओके, उसका लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा एक स्टील का एक पैन है, देखो जैसा प्लेट जैसा दिख रहा है ना, वो पैन है, उसको स्प्रिंग है, स्प्रिंग अटैच किया है, और जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल चेंज हो सकता है, एंगल एडजस्टेबल एंगल है। और एक ट्रॉली रखा हुआ है, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ट्रॉली है। ओके, तो ये ट्रॉली से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वेट इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, इसका एक
सी ये डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रॉली है, देखो दिस इज अ ट्रॉली। इसके अंदर मेरे को वेट पुट करना है। इसका वेट कितना है, खुद का वेट कितना है ट्रॉली का? W 186 नहीं, डब्ल्यू तो है ही, लेकिन कितना हमने मेजर कितना किया है, उधर लिखा था देखो हम लोगों ने 186 186। हाँ, वो 186 ना, 186 अपन लिखे थे बघा। ट्रॉली का खुद का वेट है 186 ग्राम, और उसके अंदर अगर आपने 10 ग्राम डाला ना एक्स्ट्रा तो 196 हो जाएगा। तो टोटल डब्ल्यू विल बी 196, ऐसा कैलकुलेशन करना है। और जो ये जो पैन आपको दिख रहा है, इसका खुद का वेट कितना लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि पैन का वेट भी लेना पड़ेगा। कितना हो? 26. नहीं 20 कर दो, एक्चुअली वो थोड़ा उधर कैंसिलेशन किया है, उसको ना 20 ग्राम कर दो, 20 ग्राम 20। ठीक है, 20 ग्राम करके करो उसको। तो 20 वो जो है ना, उधर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा बहुत सारा उसमें वैल्यूज है, 0 टू ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक है। तो जनरली 15 डिग्री और 20 डिग्री पर रख के हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, इसमें करना क्या है देखो, इन दिस क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला इसका ऑलरेडी एक वेट है। ओके, सपोज ये वेट है 186 ग्राम, प्लस मैंने इसके अंदर और 10 ग्राम डाल दिया, 10, तो टोटल हो गया 196, हो गया 196 इसका। और ये एंगल मैंने रख दिया लेटेस्ट से 20 डिग्री एंगल रख दिया, 20 डिग्री। ओके, 186 प्लस 10, ओके 186 प्लस 10, 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पैन है ना, ये पर्टिकुलर पैन जो है, इसके अंदर मैं एक एक करके वेट डालता हूँ। आई विल स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल वैल्यू, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। इसका खुद का ओरिजिनल वेट जो था ना, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। खुद का इसका वेट था 20 था, प्लस इफ यू गो ऑन एडिंग द वेट आफ्टर 110 ग्राम एडिशनल वेट, 110 ग्राम वेट डालने के बाद है ना, ये जस्ट ऐसा ऊपर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको रुकना है। तो अभी आप लोग क्या करो, एक एक लिख लो, थीटा लिखो। थीटा कितना लिखोगे आप लोग? थीटा इक्वल टू इसमें 20 20 लिखो। हाँ, राइट डाउन थीटा 20। आपका जो रीडिंग बॉक्स है ना, ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, उसमें लिखो थीटा, लिखो 20 डिग्री, थीटा 20। उसके बाद का कौन सा है कॉलम? एक्चुअली डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, टोटल डब्ल्यू है ना। यस Yes, sir. Weight of हाँ, trolley उसको plus लिखो applied weight. 180। हाँ हाँ हाँ, उसको लिखो 186 प्लस 10, ऐसा कर दो उसको, 186 प्लस 10 ऐसा लिखो, 186 प्लस 10, तो 196 ले लो। कैपिटल डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका? 196, 196। ओके, उसके बाद पैन का वेट ले लो। पैन का कैलकुलेशन 20 प्लस 110 कर दो। 20 ऑलरेडी उसका खुद का वेट था, प्लस 110, प्लस 110, तो कैपिटल पी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा ना, 130, 130। तो उसका आप म्यू का वैल्यू चेक कर सकते हो कितना आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 0.341 0.341, बराबर है। सबको समझ में आया कैसे किया कैलकुलेट? यस सर। ओके, यहाँ पे चाहिए तो दिखा। हाँ, तो ये क्या करो, सब लोग जिसको ये समझ में नहीं आया ना, वो लोग देखो यहाँ पे म्यू का वैल्यू चेक करना है मुझे। सो फ्रॉम अ गिवन डेटा, फ्रॉम अ गिवन ऑब्जर्वेशन, ऑलरेडी in the trolley there was 186 its own weight, plus I am putting 10 gram extra weight in the trolley, 186 plus 10 gram, so that becomes capital W is equal to 196. Okay, so already W is equal to 186 plus 10, which is 196. Capital P is equal to, already pan has 20, but I had to put 110 extra weight so that sliding motion begins, and angle which I had set is 20 degree angle. So by formula it is P minus W cos theta divided by W sin theta. तो ये म्यू का वैल्यू कितना आता है? 0.34 आता है ना। 3418.
3418 आ गया। ठीक है, तो ये म्यू का एक वैल्यू आ गया। ओके, तो ये लिख लो आप लोग, पहला रो कंप्लीट करो, फर्स्ट रो कंप्लीट करो 0.3418। Completed. ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट I am putting again, now calculate this. See, I am again keeping this theta at 20 degree, there is no change. एंगल मुझे सेट करने को थोड़ा जानकार है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे रखता हूँ। ये जो है ना, इसमें वेट ऐड करता हूँ, ये इजी है ना, 50 ग्राम वेट ऐड किया, 186 प्लस 50 एडिशनल 50 डाल दिए। ओके, उसके बाद ये जो पैन है ना, उसका खुद का वेट तो 20 था, दूसरा कलर लेता हूँ, इसका वेट खुद का 20 था, प्लस अभी आप ऐड करते जाओ तो 140 ग्राम के बाद ये मूव होना स्टार्ट होता है। एक्चुअली 140 एक्स्ट्रा 140 डालना पड़ता है। तो अभी ये बताओ कितना आएगा। तो इसका टोटल करोगे तो पी आएगा लेफ्ट हैंड, ये जो टोटल ना, ये पी मिलेगा आपको, पी, ये टोटल से आपको डब्ल्यू मिलेगा, और ये थीटा है। ओके, कितना है चेक करो एक बार। तो P का वैल्यू ले लो 160, माइनस W है आपका 236, W is 236, थीटा इज 20 डिग्री, कितना आता है देखो, 0.357. 0.357। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर W। ओके, तो इतना ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्सपेरिमेंट, वो आपको नहीं दिखेगा, देखो एक मिनट, खाली देखो। ये जो पॉइंट है, जो ऊपर जाना है, ये पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया। तो जो पॉइंट पे मोशन स्टार्ट होता है वही पॉइंट लेना आपको। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली है ना, आपको रीडिंग्स मिल जाएंगे। सो सी, दीज आर द सम ऑफ द रीडिंग्स, ये देखो। तो 15 डिग्री के लिए क्या होता है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट, या फिर मैं आपको करता हूँ, ये भेज देता हूँ। 15 डिग्री पे क्या होता है, जीरो मतलब क्या, ये देखो थर्ड कॉलम में जीरो क्यों लिखा है, जीरो प्लस 186 मतलब थर्ड रो में, थर्ड ट्रॉली में वेट नहीं है। करेक्ट, ट्रॉली का खाली खुद का वेट पकड़ के वो कैलकुलेशन किया, ट्रॉली विदाउट पुटिंग एनी वेट इन द ट्रॉली, यू आर जस्ट टेकिंग द वैल्यूज। तो ये ऐसे थोड़ा अपने पास थोड़ा लिमिटेशन है, इसीलिए मैं ये यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। आगे कैसा नेक्स्ट 20 सेकंड तक तो वो थोड़ा लॉकडाउन है, और उसके बाद वो ये आ रहा है, होली आ रहा है कुछ, तो शायद मंडे को। ओके, तो उसके लिए अपना मे भी वहाँ पे फिजिकली नहीं हो पाएगा रिमेनिंग 3 प्रैक्टिकल्स, बट दीज आर वेरी इजी प्रैक्टिकल्स। अगर आप कभी आ जाते हो और अगर मैं वहाँ पे रहूंगा, इसको इंटरेस्ट भी है, तीनों चीजें अगर रहेंगी एक साथ, आप भी आने चाहिए, मैं भी होना चाहिए, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो तीनों अगर पॉइंट्स एक साथ आ गए तो मैं आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो तो परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। ओके, तो सबको समझ में एक्सपेरिमेंट, कुछ डाउट है किसी को? इसका ना, ये क्या करो, आप वो वीडियो बाद में देख लो। ओके, चलेगा ना, समझ में आना सबको? यस सर, समझ में। यस सर। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट है, उसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। भेजा नहीं है पूरा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम लिखो, टू डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखा है, देखो इधर स्क्रीन पे लिखा है ना, ऐसा लिखा है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2। आप क्या करो, उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिख दो, 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 4,
to determine the reactions for simply supported beam. To determine the reactions for the simply supported beam. To determine the reactions for simply supported beam. ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है पूरे 5 एक्सपेरिमेंट में. सी, तो यहाँ पे खाली आप क्या करो, एपरेटस देखो, बाकी कुछ मत देखो. हॉरिजॉन्टल बीम दिख रहा है सबको, एक वुडन का, सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल बीम इज देयर. यस सर. ओके, और उसके लेफ्ट और राइट का ऐसा सर्कुलर कुछ तो दिख रहा है, देखो सर्कुलर है, उसके बीच में ऐसा एक वो जो मेजरिंग के लिए एक ऐसा डायल है, देखो. Yes, sir. ओके, तो उसका कैसा रहता है, देखो ये बीम के ऊपर, ये देखो ये डायग्राम थोड़ा खाली आप देख लो. एक मिनट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट. ओके, 2 मिनट का काम है, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है. सी, तो इसमें देखो ये जो पर्टिकुलर अपैरेटस है, इसमें क्या होगा, सब लोग थोड़ा ध्यान दो. सी, दिस इज योर डायल, दिस इज ऑल्सो डायल. तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप कुछ अगर वेट अगर रखते हो, और यहाँ पे अगर कुछ वेट रखते हो, ठीक है, यहाँ पे वेट रखना है, यहाँ पे वेट रखना है, तो ये डायल होता है ना, राइट में जाएगा, ये भी ऐसा राइट में जाता है, कुछ वहां पे वैल्यू दिखेगा, 1 kg 2 kg ऐसा उसमें वैल्यू दिखता है. ओके, तो आपको चेक करना है कि वो वैल्यू करेक्ट है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली और एनालिटिकली चेक करना है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एकदम सिंपल है, मैं आपको एक रीडिंग लेने को बोलता हूँ. ओके, तो टोटल लेंथ जो होता है ना बीम का, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर का है. टोटल लेंथ ऑफ द दैट हॉरिजॉन्टल बीम इज 100 सेंटीमीटर. और आपने बेल क्रैंक लीवर का एक्सपेरिमेंट किया है क्या, सब लोगों ने बेल क्रैंक लीवर, कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा, देखो याद है क्या, बेल क्रैंक लीवर एक्सपेरिमेंट याद है सबको? Yes. यस Yes, सर. Yes, sir. sir. उसमें हम लोग जो वेट डालते थे, उसके नॉच जो स्लॉट्स थे वो कितने अंतर पर थे, किसी को याद है कितने डिस्टेंस पर थे वो स्लॉट्स, छोटे छोटे स्लॉट्स? 5 centimeter. 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे, करेक्ट है. तो ये जो बीम रहता है उसमें भी वैसा होता है, 5 सेंटीमीटर के ऐसे नॉचेस रहते हैं उसके ऊपर, और वो नॉचेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे वो लोड अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो एक रीडिंग हम लोग लेते हैं, बहुत ही सिंपल है. ठीक, सबसे पहले यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर है, इधर एक डायल इंडिकेटर है, इसके ऊपर ऐसा एक बीम रखा हुआ है, और ये पूरा जो सेटअप है इट इज केप्ट ऑन द टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ है. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर एक वेट अप्लाई करता हूँ 1 kg का, बिकॉज हमारे पास मास अवेलेबल है ना, 1 kg 2 kg. बाद में इधर एक मैं अप्लाई करता हूँ लेटेस्ट से 3 kg. तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मैं रखूंगा सपोज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर. और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं रखूंगा लेटेस्ट से 80 सेंटीमीटर. तो आपके हाथ में क्या क्या रहेगा, क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, ये वेट चेंज कर सकते हो, 1 kg का 2 kg भी कर सकते हो, 3 kg का 5 kg भी कर सकते हो, 40 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर कुछ भी चेंज कर सकते हो. ओके, और जो लास्ट वाला रिएक्शन है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में गैप रहता है हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का बीम है टोटल. ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन आ जाएगा. यहाँ पे देखो आपको ये ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ, सॉरी व्हाइट कलर में. यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा. ओके, तो दिस वाज अवर अरेंजमेंट. ओके, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स डाल दिया. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीडिंग्स. तो इसका मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ करना है. ओके, तो इसका एफबीडी कैसे आएगा, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज रिएक्शन आर ए, दिस रिएक्शन इज आर बी, दिस इज 1 kg 40 सेंटीमीटर, 3 kg 80 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है. तो इसमें आर ए आर बी का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, कितना होगा, आर ए का वैल्यू बता सकता है कोई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर ए, कैसा करते हैं हम लोग?
ओके, क्या किया देखो यहाँ पे, ये बी में आपका ये ऐसे यहाँ पे डायल इंडिकेटर था, यहाँ पे डायल इंडिकेटर था। ओके, इसका जो ये कांटा है ना, ऐसा इधर चला जाएगा, ये कांटा भी इधर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 kg वेट डाल दिया, 1 kg, यहाँ पे 3 kg वेट डाल दिया, ये डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस था 80 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ना आर ए, दिस इज आर ए और ये है आर बी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी -1 -3 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा 4, करेक्ट ना, करेक्ट है। आर ए प्लस आर बी -1 -3 4 हो जाएगा। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, -1 इंटू 40 -3 इंटू 80 प्लस आर बी इंटू 100 इज इक्वल टू 0। तो आरबी देखो कितना था, आरबी का वैल्यू जरा बताओ कितना था इसमें, -1 इंटू 40 -3 इंटू 80 प्लस आरबी इंटू 100 इज इक्वल टू 0। कितना था आरबी इक्वल टू 2.8. 2.8 kg। ओके, करेक्ट है 2.8 kg। बाकी स्टूडेंट्स का आएगा ये 40 इंटू 1। यस सर, सही है। सही है ना, बराबर 2.8। तो ये 2.8 है, यहाँ पे अगर रखता हूँ ना तो आर ए आ जाता है मेरा 1.2। आर ए आएगा, आर ए यहाँ पे लिखता हूँ, बराबर है 1.2 आएगा ना, 1.2। ये देखो ये आर बी इधर रखने का है, नहीं 1.2 नहीं 1.2 आएगा, 1.2। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे है आर ए आर बी। Yes, sir. अभी ये जो वैल्यूज आया ना, ये आपने कैसे निकाला था, ये कैलकुलेशन से निकाला था, दीज आर कैलकुलेटेड वैल्यू। अभी कोई बता सकता है आप एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा, फिर आगे आगे क्या करोगे आप, फिर क्या करना पड़ेगा अभी। ये तो कैलकुलेशन, ये तो ऐसे भी आप क्लासरूम में बैठ के कर सकते थे, धीरे लैब में जाने की जरूरत क्या थी इसमें। क्या कर सकते हैं इसमें भी, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये 2.8 किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ये आरबी। डायल पे जो आया होगा ना। हाँ, तो ये डायल का रीडिंग देखने का है, डायल पे ना यहाँ पे 0 1 2 ऐसा मार्किंग रहेगा। तो ये डायल पे चेक करने का कितना रीडिंग है, तो ये आरबी का रीडिंग भी है ना 2.8 या फिर कितना थोड़ा सा वेरिएशन 2.7 हो सकता है, 2.9 हो सकता है। तो ये डायल का रीडिंग पहले लिख के लेने का। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, ये लोड रखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं और आर ए और आरबी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन वाला वैल्यू। ओके, ऑब्जर्व वैल्यू जो है ना वो हम लोग पहला नोट डाउन करते हैं और बाद में कैलकुलेशन परफॉर्म करके चेक करते हैं वेदर दोज ऑब्जर्व वैल्यूज आर करेक्ट एनालिटिकली। एंड में कंक्लूजन निकलेगा ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रिएक्शन आर ए एंड आरबी आर सेम। दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन ओरल में पूछेंगे इसका। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसका फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, नो परफॉर्मेंस, खाली इसके ऊपर वाइवा रहेगा। वाइवा मतलब आप जब वहां पे अपियर हो जाओगे वाइवा के लिए, तो इधर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, एक्सटर्नल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो मैंने अभी पूछा ना वो क्वेश्चन बोलेंगे इसका एक्सपेरिमेंट का बताओ, प्रोसीजर क्या क्या है। ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ 100 सेंटीमीटर, देयर आर स्लॉट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर गैप, वी आर अरेंजिंग सम वेट्स ऑन दोस गैप्स so that I can calculate the distance, then I note down the readings on the dial and I compare those readings by calculation. हाँ, कंपेयर करो तो क्या मिला आपको, आई फाउंड दैट बोथ रीडिंग्स आर सेम। वो मेरा कंक्लूजन था कि यहाँ पे जो है वही रीडिंग मेरे को यहाँ पे मिल गया। ऐसा आपको 3-4 बार करना है, बाय चेंजिंग द वेट, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस, एंड यू हैव टू एवरी टाइम यू हैव टू कंपेयर विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ओके स्टूडेंट, समझ में सबको एक्सपेरिमेंट है, किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ओके
डन। यस सर। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो, किसी को है कुछ पूछने का, क्या है पूछने का है क्या किसी को इसमें? बिकॉज इस पे वाइवा होने वाला है, खाली वो ऐसा सुनो मत, जैसे वो कीर्तन चलता है ना, इसके ऊपर आपको भी पूछेंगे। ओके, डाउट है किसी को कुछ? नहीं ना? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पे देखो अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है और मेरे को उसका रीडिंग बताओ सब लोग। ओके, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। लास्ट एक्सपेरिमेंट, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट टू डिटरमाइन बोलेंगे इसको, टू डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रहता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है बॉडी का मटेरियल कौन से टाइप का है, इलास्टिसिटी उसका कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी ज्यादा इलास्टिक रहेगा ना, ई का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करेगा। जब ई इज इक्वल टू 1 होगा तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, आइडियल कंसेप्ट है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में थोड़ा भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने एक बॉल लिया जिसका ई इज इक्वल टू 1 है। ओके, ये देखो एक देयर इज अ बॉल हैविंग ई इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 1 है। तो इसको अगर मैंने यहां से ड्रॉप किया, ग्राउंड पे ड्रॉप किया, तो एक बाउंस, आफ्टर 1 बाउंस ये इधर जाएगा कि इसके ऊपर जाएगा, अगर इसका ई इक्वल टू 1 है तो। आफ्टर 1 बाउंस ये ऐसा नीचे ड्रॉप हो गया, ये फिर से ऊपर जाएगा। तो आफ्टर 1 बाउंस विल इट गो अबव दिस लेवल और सेम लेवल और बिलो दिस लेवल इफ ई इज इक्वल टू 1? सेम लेवल। सेम लेवल। सेम लेवल पे अगर गया ना तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ परफेक्ट इलास्टिक, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम के लिए सेम लेवल पे ऐसा बाउंस होते रहेगा, which is not possible because always there is some loss of energy, maybe in friction, maybe in heat. So in actual case after 1 bounce it will be at a some lower level, थोड़ा lower level पे जाएगा, बाउंस होने के बाद इधर जाएगा, सेकंड बाउंस के बाद मे भी इधर जाएगा, थर्ड बाउंस, फोर्थ नीचे नीचे जाते जाएगा। अगर वो बहुत ही रिजिड बॉडी रहेगा, रिजिड बॉडी, तो ये पहले बाउंस में ही इधर हाफ पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा अपना जो टेनिस बॉल रहता है, टेनिस बॉल, ओके, क्रिकेट का बॉल देख लो, क्रिकेट का जो अपना लेदर का रहता है बॉल, ओके, तो दोनों में क्या होता है, दोनों अगर आपने बाउंस कर दिए तो कौन सा ज्यादा हाइट पे जाएगा आउट ऑफ दिस टू? टेनिस। ये ज्यादा जाएगा बिकॉज इसका ई का वैल्यू ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो आपको जो गिवन जो आपको मटेरियल रहेगा, सपोज एक बॉल आपको दिया जाएगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब लोग क्या करो, घर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, टेनिस बॉल लेके आओ किधर से तो, या फिर आपके घर पे भी रहेगा, आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें ना उसको क्या करो, 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करो उसको, घर में ना 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करो, और वो कितना ऊंचा जाता है वो आप मेजर करो। मेजरिंग के लिए कुछ साथ में स्केल रखो, 2-3 बार करके देखो 1 मीटर पे, क्योंकि एक ही बाउंस में आपको तुरंत तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा एकदम क्विकली मार्क करना पड़ेगा कितने हाइट पर आया। 2-3 बार चेक करो वो उसी मार्किंग पे आता है कि नहीं। ओके, तो इसमें क्या होगा देखो, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट लगेगा खाली बताने को, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, सब लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, 5 मिनट खाली, 5 मिनट में हो जाएगा पूरा अपना।
ओके, तो उसने क्या किया, 43 इंचेस के ऊपर से वो रिलीज किया, फर्स्ट बाउंस के बाद वो 30 इंच के ऊपर गया, 30 इंचेस, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, देखो सब लोग ध्यान दो। ओके, एक मिनट, एक्चुअली वो ए डिवीजन के ऊपर भेजा था, 1 मिनट ओनली। Okay, I will send you that formula. ओके, तो ये देखो आपके ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है। ओके, एक मिनट, तो शेयर करता हूँ मैं। ओके, आपके ग्रुप पे मिल गया, देखो सब लोग आ गया। ओके, दिख गया सबको? Yes, sir. ओके, so this is the formula, see, h dash upon h raised to 1 upon 2n raised to 1 by 2n, n is equal to number of बाउंस। अगर आपने एक ही बाउंस पे कैलकुलेट किया है तो n is equal to 1 डालो। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक 1 मीटर का हाइट मार्क करना है, घर पे एक 1 मीटर का हाइट मार्क करो। ओके, टेनिस बॉल ले लो, टेनिस बॉल ही ले लो, बिकॉज टेनिस बॉल का म्यू का वैल्यू, सपोज ई का वैल्यू मेरे पास सपोज अवेलेबल है, तो हम लोग चेक करेंगे कि वो करेक्ट आता है कि नहीं। उसको 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करो और एक मार्क करो कितनी हाइट पे जाता है। ऐसा 2-3 बार करके देखो सेम हाइट पे जाता है कि नहीं। एक ही इसमें करोगे तो मे भी रॉन्ग आ सकता है। तो इसमें एच डैश क्या रहेगा आपका, एच डैश विल बी द हाइट आफ्टर 1 बाउंस। तो आपका जो स्मॉल एच का वैल्यू कितना रहेगा, स्मॉल एच विल बी, स्मॉल एच 1 मीटर 1 मीटर होगा। स्मॉल एच को 1 मीटर ले लो, एच डैश को जो भी कैलकुलेटेड हुआ मतलब ऑब्जर्व वैल्यू डालो, स्मॉल एन का वैल्यू 1 डालो, स्मॉल एन इज इक्वल टू 1, और ई का वैल्यू कितना आता है वो सब लोग चेक करो। और ये बताओ मेरे को, नेक्स्ट लेक्चर में आओगे ना तो ये सब लोग का रेडी होना चाहिए आंसर कि मेरा एच इतना था 1 मीटर, एच डैश मेरा इतना आ गया, उसकी वजह से मेरा स्मॉल ई का वैल्यू इतना आ गया। तो स्मॉल ई का वैल्यू एक बार आ गया ना, तो आप अगर 2 बाउंस के बाद 3 बाउंस के बाद कितनी हाइट पे जाता है वो भी ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग डायनामिक्स पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल यू हैव टू डू ओनली दिस थिंग। ओके, तो सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आया स्टूडेंट? किसको डाउट है इसको? ओके, डाउट है क्या किसी को? No, sir. ओके, तो ये देखो ये 5 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किए। तो इसका जो राइटिंग मटेरियल ना वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं और एक सर है, तो चारों डिविजन्स को हम लोग सैटरडे तक ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। 5 पेजेस रहेगा, खाली 5 पेजेस वो लिखने का है प्रॉपर्ली। बैक टू बैक पकड़ोगे तो 3 पेजेस में हो जाएगा। तो उतना मटेरियल खाली लिख के ना आपको सेंड करना है। 2 मिनट में आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर हाँ बोलो ना। सर 1 and 2 का क्या, 2 का हुआ नहीं, C2 का? हाँ, C2 का है ना, पहला 2 नहीं हुआ ना, फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुआ बराबर ना, C2 का।
तो C2 का है ना हम लोग इधर ऑनलाइन कंडक्ट कर लेंगे एक्चुअली। C2 का है ना सिखा एक्चुअली बाकी भी इसमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे ना, तो सबके लिए कॉमन है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे एक दिन ऐसा ही 15 मिनट्स में हो जाएगा, 15-20 मिनट्स में। तो 2 प्रैक्टिकल्स में आपको इधर ऑनलाइन एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर ब्लैंक पेज पे लिखना है कि रूल्ड? रूल पेज पे लिख दो, रूल पेज पे डायरेक्टली है ना, रूल पेज पे लिख दो डायरेक्टली, बैक टू बैक लिख के उसको सबमिट कर दो। ठीक है। रोल नंबर 3 एब्सेंट, रोल नंबर 5 एब्सेंट, 7 8 9 सर 7 ची चार्जिंग संपली आहे, मेसेज आता टाकला त्यांनी अच्छा चालेल जाताना. चालेल कट कर. ओके चालेल. 8 9 एब्सेंट, 12 एब्सेंट, 12 14 एब्सेंट, 17 एब्सेंट, 20 एब्सेंट, 27 एब्सेंट, 34 एब्सेंट, 37 एब्सेंट, 43 एब्सेंट, 46 एब्सेंट, 46 Sir, C04 present. कितना नंबर 6 C04. C0 हाँ 4 प्रेजेंट है, यस 4 प्रेजेंट. 48 49 एब्सेंट, 49 55 एब्सेंट, 65 66 65 and 66 absent. Okay, so these are the absent numbers 3 5 8 9 12 14 17 20 27 34 37 43 46 49 55 then 65 66. प्रैक्टिकल में किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, किसी को लग रहा है कि वो फिजिकली करने का है, ऐसा कोई है बाबा, उनके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उधर आना पड़ेगा फिर ऐसा. इसका एक्सपेरिमेंट मतलब एग्जाम नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, वाइवा है. लेकिन और वाइवा के लिए जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो राइटिंग मटेरियल में आपको दे रहा हूँ वो रीड करके हो जाएगा, वीडियोस देखोगे तो भी हो जाएगा. इसके बावजूद अगर किसी को वहां पे करना है बाकी 3 एक्सपेरिमेंट आके, बिकॉज फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट के लिए तो प्रोविजन किया था, उसमें अगर आप एब्सेंट हो तो वो रीअरेंज नहीं होगा, उसका ऑनलाइन ही होना पड़ेगा. लेकिन ये 3 एक्सपेरिमेंट में किसी को करना है क्या, ऐसा कोई है तो बोल दो, या फिर इतना सफिशिएंट लग रहा है सबको? ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या? ठीक है ना, चलेगा ना? सर हाँ, लास्ट चलेगा डेट क्या सर. है प्रैक्टिकल का सबमिशन? क्या क्या लास्ट डेट डेट क्या? क्या है? नहीं लास्ट डेट कैसा, अभी आपका जो यूनिट टेस्ट है ना, यूनिट टेस्ट 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बराबर, 8 अप्रैल. तो 8 अप्रैल के बाद मतलब 8 9 10 सपोज 11 या 12 पकड़ लो, अप्रैल 11 या 12 ऐसा रहेगा उसका लास्ट डेट. मतलब यूनिट टेस्ट के बाद आपको एक दिन दिया जाएगा पूरा सबमिशन करने के लिए, लेकिन मीनवाइल अभी से करके रखोगे तो वो टाइम आपको मतलब वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. तो समझ लो कि 11 और 12 अप्रैल, अराउंड 11 to 12 अप्रैल इज द लास्ट डेट बिफोर वाइवा. या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपका, हाँ बोलो ना, बोलो क्या बोल रहे हो? सर ब्लैक पेन से लिखना है या ब्लू पेन? नहीं चलेगा वो, नहीं ब्लैक पेन से लिखो, ब्लैक पेन. बिकॉज फर्स्ट ईयर में कैसा होता है आपका, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम रहता है ना, उसमें आपको कंपल्सरी ब्लैक पेन यूज करना पड़ता है, जो ऑफलाइन एग्जाम हमारे होते हैं. तो आप बेटर क्या करो, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर तो यू यूज अ ब्लैक पेन ओनली, स्कैनिंग के लिए थोड़ा इजी जाता है. और तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि आपका जो वाइवा रहता है, फाइनल एग्जामिनेशन वाइवा ओरल एग्जामिनेशन, उसके पहले सबमिशन होना चाहिए. वाइवा के पहले सबका सबमिट, बिकॉज वाइवा में बैठे हो और आपका सबमिशन नहीं है तो आपको अपीयर होने नहीं देंगे वो लोग. जो यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आता है ना, अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, आपने सबमिट नहीं किया है तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा वाइवा. इसलिए वाइवा के पहले तो एटलीस्ट सबमिट करो, लेट मार्क लगेगा बट सबमिट करो. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सबको? यस सर. ओके सर अपने चलो, फाइनल एग्जाम फाइनल एग्जाम कभी होगा, कभी होगा बोल रहे हो क्या? हाँ 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 15 अराउंड 15 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, और वो 30 अप्रैल के पहले खत्म हो जाएगा, 25 के पहले खत्म हो जाएगा वो. ओके सर सेकंड तुम फटाक से चालू करेंगे क्या एग्जाम खत्म होने के बाद? यस यस, सेकंड सेम जल्दी स्टार्ट करेंगे. समझ लो कि 5 मई के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर, 5 मई. ओके सर. 5 मई के आसपास स्टार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से. ओके चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. चलो बाय. Thank you, sir. ओके बाय, थैंक यू.
चलो थैंक यू सर।